हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की शानदार क्लास में हम सभी लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी फार्मूला निकालने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसको हर हाल में तैयार करना है और तैयार करने में मैं पूरा आपका 100% साथ देने वाला हूँ। बस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखिए, एक कापी बगल में रखिए, उस चीज़ को वहाँ पे कापी में उतारिए। आपको लगने लगेगा कि हाँ, चीज़ें हमें बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ गया है। जीरो टू हीरो हम लोग बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमने हिंट डाला हुआ निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो भाई, वैद्युत द्विध्रुव हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो उसमें क्या बताया था हमने कि ऐसा निकाय, ठीक ना, ये हमने क्या बना दिया, कोई निकाय बना दिया। ये क्या है, कोई निकाय है। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरिया पर स्थित हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस क्यों, यहाँ पे मैंने लिखा प्लस क्यों। ये बराबर और विपरीत आवेश हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। अरे अल्प दूरी हम लोग टोटल लेते क्या है, अल्प दूरी को हम लोग मानते हैं 2l। 2l क्या है, अल्प दूरी है, दोनों आवेशवा के बीच की दूरी है। ठीक, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे निकालनी है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति होता क्या है, जो अक्ष के लंबवत हो। अच्छी स्थिति क्या होता है, जो अक्ष की दिशा में हो। अच्छी स्थिति मतलब अक्ष की दिशा में, निरक्षीय स्थिति मतलब अक्ष के लंबवत। अरे अक्ष के लंबवत सेंटर से हमेशा लेते हैं, सेंटर ओ से r दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, P है। इसी P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, इसी P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पाने के लिए ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ हद से गुजरना पड़ता है। अब देखो क्या हद से गुजरना है, हमको -q से -q से P की दूरी चाहिए, +q से P की दूरी चाहिए। देखो ये वाली हमको दूरी चाहिए, हमको ये वाली हमको दूरी चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, ये भी हमारा एक त्रिभुज बन गया। ये जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में यहाँ पे ये कोण मैं मान लेता हूँ थीटा, ये कोण मैं मान लेता हूँ चीटा। ठीक है, अगर ये कोण थीटा, इसके सामने की भुजा लंब, ये हो गया आधार, ये हुआ कर्ण। अरे लंब पता है r, आधार पता है l, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा भाई। 2l है तो आधा आधा l हो जाएगा। l r पता है, l पता है, कर्ण निकल जाएगा। कर्ण बराबर कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्णी में कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्णी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताओ, जो चीजिया ये है वही चीजिया यहू है ना, कोनो अंतर है इसमें, कोनो अंतर ना है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्णी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, मजा आया इतने में ना। अब ध्यान से देखो भाई, ये -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने क्या बताया, -q, और प्लस के कारण प्लस से दूर, प्लस के कारण प्लस से दूर। देखो ये दूर जा रहा है, दूर गया। मान लिया मैंने प्लस के कारण है E1 और माइनस के कारण माइनस की ओर मैंने उसको नाम दिया E2। प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। इधर क्यों हुआ, मैंने आपको बताया हुआ है, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र माइनस की ओर, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर। ठीक है, अच्छा अब बताओ भाई, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोणवा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। कौनो त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग, ठीक ना, दो अंतःकोणों का योग है। ठीक, ये दो अंतःकोणों का योग बाहर वाले कोण के योग के बराबर होता है। ठीक ना, दो अंतःकोणों का योग उसके बाहर वाले कोण के योग के बराबर होता है। ये थीटा, ये वाला कोण हो गया 2 थीटा। अब दोस्तों, अच्छी स्थिति जब मैंने बताया था, अच्छी स्थिति में E1 इधर आया था, E2 इधर आया था। इसका मतलब था कि दोनों E1 और E2 विपरीत दिशा में है, अलग अलग डायरेक्शन में। जब अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो परिणामी तीव्रता को घटा दिए थे हमने। एक ही दिशा में होता, अगर ये E2 इधर हो जाता, एक ही दिशा में होता, तो हम दोनों को जोड़ देते। अगर
कोण पर हो, देखो कोण पर है कि नहीं, E1 इधर जा रहा है छटक के, ठीक है, और E2 इधर जा रहा है, ठीक है, मैंने फिगर ऐसे जैसे बना वैसे बना दो, देखो ये या E1 इधर आ रहा है, ठीक है, E2 इधर आ रहा है, इन दोनों के बीच में कोण है कि नहीं, यस कोण है ये। जब कोण मिल जाए तो परिणामी निकालने के लिए करड़ी वाला फार्मूला लगा देते हैं। जब कोण पर हो तो करड़ी वाला फार्मूला लगा देते हैं, अलग अलग हो तो घटा देते हैं, एक ही में हो तो जोड़ देते हैं। इस चीज़ को मैं जब से पढ़ा रहा हूँ इस बैच को, तब से मैंने कम से कम 10 बार बोला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप शुरू से मेरे क्लासेस को देख रहे हो तो आपको एकदम ईजी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर थोड़ा और फास्ट करिए ना, थोड़ा और फास्ट करिए ना, ये आप कह रहे होगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ चलो भाई कोई बात नहीं, एकदम जीरो टू हीरो बनाना है तो एकदम बेसिक से आपको पढ़ाते चलना है, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको एकदम हो ही ना। अब दोस्तों यहाँ पे शब्द लिखने वाली बात, तो मैंने कहा कि शब्द लिखने की कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे शब्द लिखने की ज़रूरत रहेगी मैं खुद वहाँ पे लिखा करूँगा, ठीक ना, मैं खुद लिखा करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है नहीं मैं सर शब्द प्रेमी हूँ, मुझे शब्द चाहिए, मुझे शब्द लिखने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे द्वारा समझो और वैसे आप भी बोलने का प्रयास करो, लिखने का प्रयास करो। माना एक वैद्युत ध्रुव जिनके आवेश -q व +q बीच की अल्प दूरी 2l है, इसके मध्यबिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर निरक्षित स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता यदि +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 तथा -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 हो। बस इतने ही शब्द लिखना है और ज़्यादा शब्द के पीछे पढ़ना नहीं है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा लिख दूँ, क्या लिख दूँ भाई, यदि +q आवेश के कारण, यदि +q आवेश के कारण तीव्रता बोले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा -q आवेश के कारण तीव्रता E2 हो तो पहले हम लोग कहा करें अरे E1 का मनवा निकाल लें, फिर E2 का मनवा निकाल लें। पहले E1 का फिर E2 का। आजा भाई E1 तू कहाँ छुपा है भाई, आजा रे दिल पर जानी। अब देखो भाई E1 का मान, देखो E का जो मेन फार्मूला, E बराबर क्या है, KQ बटे R स्क्वायर। क्या है मेन फार्मूला, E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। याद आ रहा है ना, इसको देख करके, इसको मैंने आपसे प्यार करवा दिया हुआ है, इतनी बार बताया ना कि आपके दिमाग में घुस गया होगा। E बराबर KQ बटा R स्क्वायर, तो E की जगह मैंने लिखा E1 KQ बटे R। यहाँ से R की डिस्टेंस, R का काम करड़े में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये R है, R का स्क्वायर लगा देना है। लो स्क्वायर में लगा दिया। अच्छा पता है क्या, कौनो किसी बताना मत, कौनो करड़ी का स्क्वायर करते ना, देखो करड़ी में देखो अगर 2 का स्क्वायर करते ना करड़ियाँ हट जाती है। करड़ी का स्क्वायर करते ना करड़ियाँ हट जाती है। करड़ी में 3 लिख दो ना, 3 का स्क्वायर करें तो करड़ियाँ हट जाती है। तो यहाँ भी हट जाएगी, जब यहाँ हट जाएगी KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, एक E1 आ गया। इसी प्रकार देखो E2 बराबर KQ बटा करड़े में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें दिख रहा है कि नहीं यार, जरा मैं देख लूँ तो, चलो भाई ये दिख रहा है, समझ जाओगे ना, KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारा E2 हो गया। E1 मिल गया, E2 मिल गया। अब हम देख रहे हैं ना, अब हम कहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि E1 और E2 किसी कोण पर झुके हैं। तो जब कोण पर झुके हैं तो परिणामी निकालने के लिए वही करड़ी वाला फार्मूला, क्या करड़ी वाला फार्मूला, ये देखो, यदि E1 व E2 का परिणामी, यदि E1 व E2 का परिणामी बड़का E हो तब देखो बड़का E बराबर कौन सा फार्मूला, करड़ी वाला। क्यों करड़ी वाला फार्मूला, क्योंकि दोनों कोण पर झुके हैं, ठीक है। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा
कैसे सर मैं याद रखूँगा 2 थीटा? अरे 2 थीटा जो होता है E1 और E2 के बीच का कोणवा होता है। तो E1 यहाँ है, E2 यहाँ, बीच का कोणवा का है 2 थीटा। ए वेक्टर बी का परिणामी होता है वेक्टर आर। कभी 11 में पढ़े हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ ना। चलो अब देख रहे हो यहाँ पे, देखो ध्यान से, जो E1 का मनवा है वही E2 का मनवा है कि नहीं? के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब आप चाहे E1 की जगह यहाँ पे E2 लिखो, चाहे E2 की जगह यहाँ पे E1 लिखो, तो हमारा मनवा कह रहा है कि हम E1 E2 जगह यहाँ पे ना E1 लिखें, E2 की जगह यहाँ पे हम E1 लिखें, E1 E2 की जगह यहाँ पे हम E1 लिखें कॉस 2 थीटा। बस बने रहो, देखो मज़ा आया ना बताना, आया ना समझ में तो बताना भाई, ठीक है। ई बराबर करड़ी में देखो भाई, देखो जरा, देखो यहाँ पे E1 स्क्वायर एक E1 स्क्वायर, अरे 2 E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 गुणे E1, अरे बताओ भाई 2x गुणे x क्या लिखते हो? अरे सर 2x स्क्वायर, बचपन में एक अच्छा 6-7 बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ऐसा गुणा तमाम किए हैं। 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ई बराबर करड़ी में यहाँ पे क्या कॉमन है? कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो। कॉमन मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। तो दोनों में यहाँ पे क्या भैया? दोनों में यहाँ पे हमारा है E1 स्क्वायर, 2E1 स्क्वायर दोनों में है, 2E1 स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 1। यहाँ पे क्या बचा? cos 2 थीटा। ठीक, तो E बराबर करड़ी में 2E1 स्क्वायर 1 प्लस। अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहीं पे थोड़ा सा केवल ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? मैं लिख दे रहा हूँ। ये देख रहे हो ना, ये cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा है। मुझे अच्छे से पता है कक्षा 12 में पहुँचे हो तो कक्षा 10 पढ़ के आए हो, इसमें कोई एक्सक्यूज मत देना सर मैं कक्षा 10 नहीं पढ़ा हूँ, कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया। वो तुम्हारी प्रॉब्लम भैया, कोरोना आ गया तो ये आ गया, वो आ गया, उसमें कोई सुनेगा? किसी से कह दोगे कि उसमें कोरोना आया था ना तो वे पढ़ाइयाँ नहीं हुई थी, ठीक है, रिजल्ट आने पे ये किसी कहोगे ना, वो कोई नहीं मानेगा। तो अपना क्या है, एक्सक्यूज नहीं देना है, अपना मेहनत करना है। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अपने को ये याद रखना है कि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला हमने लगा दिया, ठीक ना। अब देखो जैसे फार्मूला लगाया वैसे 1 तो बर्बाद हो गए, 1 तो बर्बाद हो गए। जब बर्बाद हो गए, अरे तो भाई कुछ बचा, देखो 2E1 स्क्वायर बचा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बचा, 2E1 स्क्वायर गुणे 2 cos स्क्वायर थीटा, अरे 2 दूना 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ 4 का वर्गमूल 2, E1 स्क्वायर का E1, cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, हमने लगभग 90% काम कर दिया, 90% काम कर दिया दोस्तों। मजाक में सोचो, मजाक में हम लोगों ने क्या किया, 90% काम कर लिए। अब देखो 10% बचा हुआ है, 10% देखो कैसे। अब हमको पता है क्या करना है, अब हमको E1 का मान रख देना है, cos थीटा का मान रख देना है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जगह बना करके यहाँ पे E बराबर 2E1 का मान, E1 का मान देख रहे हो ना, ये के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे है cos थीटा। अब cos थीटा का मान कहाँ से आएगा भाई? cos थीटा का मान कहाँ से आएगा? देखो cos थीटा, ये देखो त्रिभुज है ना, ये अपना प्यारा सा त्रिभुज है, जो ये वाला त्रिभुज है ये, ठीक है। पूरा त्रिभुज तो है ये, लेकिन यहाँ से ये वाला त्रिभुज, ये वाला भी त्रिभुज, इस त्रिभुज में थीटा देखो, ये थीटा है, तो ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है। cos चाहिए, cos बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, sin बराबर लंब बट्टे कर्ण, cos बराबर आधार बट्टे कर्ण, tan बराबर लंब बट्टे आधार। तो cos बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है? यल, अरे कर्ण क्या है? करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो E बराबर 2 गुणे, या देखो मैं इसे लिख दूँ, K गुणे 2L क्यों? अरे 2L क्यों, कोई बराबर होता है ना 2L क्यों, इसीलिए मैंने 2L क्यों को साथ में लिखा, ताकि 2L क्यों बन जाएगा P बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घतिया। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, टोटल की घात 1 है। यहाँ पे करड़ी का मतलब होता है 1/2, 1 और 1/2,
1 और 1/2, घात जुड़ जाता है, इसकी घात 1, इसकी घात 1/2, टोटल घात हो गया 3/2, टोटल घात हो गया 3/2। ठीक, ई बराबर के 2l की जगह पे p बटे, अब देखो वही बतिया हे अपना पता यल कहाँ से कहाँ तक है, अपना यल बेचारा यहाँ से यहाँ तक है, r यहाँ से यहाँ तक है, बड़ा है। अब फिगर भले से मैंने छोटा बनाया है लेकिन औरों बड़ा होता है और r और बड़ा हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो r है ना वह यल के आगे बहुत ही बड़ा है। r जो है यल के आगे क्या है, बहुत ही बड़ा है। मैंने बताया भाई ये हकीकत है, अपने रियल लाइफ में भी बहुत देखने को मिलता है। बहुत बड़े लोग के आगे ना बहुत छोटे लोगों की इज्जत ना के बराबर होती है। ठीक है, यानी बहुत बड़े लोगों के आगे बहुत छोटे लोग जीरो के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। कब, बहुत बड़े लोग के आगे बहुत छोटे लोग। तो आर क्या है, बहुत बड़ा है, यल क्या है, बहुत छोटा है। तो भाई यल स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया मतलब उसको हटा दो ना भाई, हटा दो। अब देखो घटिया घटिया आपस में गुणा हो जाता है, ये भी कभी पढ़े हो, घात घात का आपस में गुणा होता है कि नहीं, होता है। अब देखो आर की घात कितनी है, 2, उसकी पूरी घटिया क्या है, 3/2, घात घात का गुणा करो। और ये गुणा करने पे 2 2 गए, 2 2 चल बसा। ई बराबर KP बटा आर की घाते 3, ई बराबर KP बटा आर की घाते 3। अब देखो जरा, अब के का मान लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो हम लोग के का मान लिख दे। ई बराबर के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा आर क्यूब, P बटा आर क्यूब। चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों बात एक ही है। ठीक, ये आ गया हमारा परिणामी तीव्रता। ठीक ना, परिणामी तीव्रता देखो लिखा ना, E1 व E2 का परिणामी E हो तो E बराबर इतना। अच्छा, इस E की दिशा किधर होगी, अरे भैया E1 और E2 के बीच में, E1 और E2 के बीच में। तो E1 इधर है, E2 इधर है, इसके बीच में आ गया ये हो गया हमारा परिणामी E, परिणामी E। ठीक, मजा आया कि नहीं भाई। इस तरीके से आपका बहुत आसान तरीके से मैंने आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाने का भरपूर प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं रही होगी। इस मेथड को मैंने आसान तरीके बताया। इसका एक और तरीका होता है, E1 को 2 घटकों में तोड़ दो, E2 को 2 घटकों में तोड़ दो। वो थोड़ा सा मुझे लंबा लगता है, ठीक ना, वो मुझे लंबा लगता है। मैं नहीं चाहता कि आपको मैं लंबा वाला बताऊं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे वो लंबा वाला कंपोनेंट को तोड़ने वाला भी बता दीजिए, तो अगली इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में उसको भी बता दूंगा। ठीक है, मैं काफ़ी न्यूमेरिकल इस टाइप पर आपको लगवाने वाला हूँ। यही डेरिवेशन आपको फिर मिलेगा, यही डेरिवेशन आपको फिर मिलेगा। यकीन मानना, अगर आप इसको बढ़िया तरीके से समझ गए हो, इसको बढ़िया से तैयार कर लिए हो, तो आपको ना जाने मैं जो 4 5 6 न्यूमेरिकल करा दूंगा ना, उस न्यूमेरिकल के माध्यम से ये पूरी चीज़ें आपकी और बढ़िया तैयार हो जाएंगी और आपकी इस चैप्टर पर जो पकड़ है ना बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आपको लगेगा कि जो अपना पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जो मैं कभी फिजिक्स से डरता था, जो फिजिक्स कभी डरती थी, वो चीज़ मेरे लिए बहुत आसान लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। फिजिक्स को बहुत एंजॉय के साथ आप लोग ले रहे हो। और पता है ये सब चीज़ें जितनी आप बढ़िया तरीके से लगाते रहोगे, आप जैसे इंटर के बाद अपनी तैयारी करोगे ना, उसमें ये चीज़ें बहुत आपकी सहायता करने वाली हैं। पहली बात तो आपका मनोबल जितना ऊँचा होता जाएगा, आपको बड़ी बड़ी कठिन कठिन चीज़ें भी बहुत आसान लगेंगी। और मेरा काम वही है कि आपका मनोबल बढ़ाना, मनोबल को ऊँचा करना। जितना आप मनोबल अपने आप को बढ़ाओगे, जितना मनोबल अपना ऊँचा करोगे, उतना ही चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। बस आपके सब विचार पे है, ठान लोगे तो आसान होगी, और ये ठान लोगे कि मैं हार मान रहा हूँ, यकीन मानो हार मान जाओगे। ठीक है, तो अपने को क्या मानना है कि हम जीतेंगे, अब की बार 90 पार होके रहेगा, और उसके लिए हम अपनी मेहनत को दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर देंगे, एक एक चीज़ को समझने का भरपूर प्रयास करेंगे, तो अब की बार 90 पार होके रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक लिखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। आप लोग ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। इस क्लास में जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप लोग उस चीज़ को ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो। और आप लोग ना लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सच बताओ ना बड़ा मज़ा आता है, बहुत खुशी मिलती है। हर एक को जो आप कोई काम करता है ना, उस काम का आप तारीफ़ कर दो। ठीक है, आप उस काम के लिए कुछ बोल दो तो सामने वाले को बड़ी खुशी मिलती है। भाई मैं आपसे क्या चाहता हूँ, बस खुशी चाहता हूँ
कि आप मेरे लिए इतना ही कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितना आपको अच्छा लगे उतना करो, ठीक है। बस बढ़िया से पढ़ते भी चलो, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग को अगली क्लास में ना। चलो भाई सबको बाय बाय।